नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो लेटेस्ट 28 सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज हम 28 क्लास में से क्लास नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास और वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूं। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। इस सीरीज की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जिस भाषा के अंतर्गत सहूलियत होती है लेकर के पढ़ेंगे, है ना। और अगर एसएससी की कोई सा भी एग्जाम पास करना हो 2026 के अंदर, तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा एक 35 सीरीज देख लेना 35 क्लास का, जो इससे जस्ट पहले समाप्त किया हूं मैं, और ये 28 सीरीज आप देख लेना और इसके साथ एक मॉक टेस्ट लगा लेना। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जीके जीएस के लिए, यहां तक कि करंट अफेयर के लिए। इतना पढ़ने के बाद अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है, जीके जीएस नहीं होती है, तब कहिए हमें क्यों नहीं होगा। मुझे अपनी मेहनत पे पूरी भरोसा है और ऐसे ही होता रहेगा जब तक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। ये देखिए, ये मोबाइल नंबर है, इस पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारी कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं, एक छोटी सी फी अदा करके, जो इसे चलाने के लिए आवश्यक होती है, अन्यथा और कोई बात नहीं है, है ना। यहाँ पे इंडिया में जीके का पेड क्लास बराबर टुडे एग्जाम का फ्री क्लास 100%। ये है आशुतोष जी, जिनका कल 5वां ज्वाइनिंग लेटर 2.5 साल के अंदर जो है घर पे पहुंच गए हैं। अब भाई का सिलेक्शन, है ना, यूडीसी के पोस्ट पे हो चुका है। भाई आप सेक्शन ऑफिसर बनो, यही हमारी शुभकामना है। और ये मेरी सिलेक्शन नंबर 347 था। ठीक है, ये 1000 तक पहुंचेगा धीरे धीरे ही सही। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कपास उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में कपास उत्पादन करने वाले 3 शीर्ष राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा है ना। देखते हैं, ये गलत है वैसे। सेकेंड स्टेटमेंट है, बीटी कॉटन 2002 भारत की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल था। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो बीटी कॉटन आया था 2002 में जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये भारत में पहला फसल था। ठीक है, आइए सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड को ही समझते हैं कि ये क्या होता है। ये क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक जीव जंतु या फसल से दूसरे फसल के डीएनए में कुछ लेके ऐड कर देना या कुछ हटा देना, यानी ये डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने वाला इंजीनियरिंग तकनीक है। ठीक है भाई, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किसी अन्य जीव जैसे जीवाणु या पौधों के एक विशेष गुण वाला जीन निकालकर दूसरे जीव के डीएनए में फिट कर देना या जोड़ देना, यही है जेनेटिकली मॉडिफाइड। और इस प्रकार से इंडिया में पहला जो है बीटी कॉटन को तैयार किया गया था 2002 में। कपास को अपन व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, सफेद सोना भी कहते हैं। भारत की एक महत्वपूर्ण कैसा फसल है, वाणिज्यिक फसल है ये, है ना, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 1/4 यानी 24% एकदम एक्यूरेट आज तक के मामला में योगदान देता है। भारत में जितने भी कपास की खेती होती है 2 तरीके से होती है। एक तो वर्षा आधारित होती है, जहां पे सिंचाई करने की जो है उपयुक्त साधन अवेलेबल नहीं होता है, और दूसरा जो है सिंचित क्षेत्र होते हैं, है ना। तो जो वर्षा आधारित खेती की जाती है इंडिया में कपास की, ये 67% की जाती है। कितने की जाती है? 67% की जाती है। और जो आपका सिंचित एरिया है कपास की खेती के लिए, वो है 33%। आई होप दोनों बात ध्यान रखेंगे। एक बात यहाँ पे पहले बता दूं कि पूरे दुनिया में जितने भी कंट्री कपास की खेती करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र पर खेती इंडिया में ही होता है कपास का। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सबसे ज्यादा उत्पादन इंडिया में होता है। मैंने क्या कहा कि जितने क्षेत्र पर जो खेती की जाती है पूरे विश्व में, अगर पार्टिकुलर देखा जाए तो इंडिया में सबसे अधिक क्षेत्र पर जो है इसकी खेती की जाती है। मतलब इसकी रकबा, खेती करने का जो एरिया है कपास की, वो ज्यादा है किसी अन्य कंट्री के तुलना में। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन देता है कपास का वो चाइना देता है। यहाँ पे पहले 2 नोट करके लिखा है, इसे पढ़ लेते हैं। कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधव निवासी सिंधु घाटी के लोग के द्वारा किया गया था।
ये हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कपास की खेती में सर्वप्रथम थे, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी के लोग। ऑप्शन में वैदिक लोग होते हैं, आर्यन लोग होते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग होते हैं, तो आपको सिंधु सभ्यता का आंसर करना है। कपास मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल है, तो ये है आपके खरीफ फसल। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, हम तीन रूप से तीन मुख्य फसलों को जानते हैं। तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है कपास। इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी होता है ये है आपका ब्लैक चर्नोजम, काली मिट्टी होते हैं इसके लिए सबसे उपयुक्त। काली मिट्टी को अपन कपासी मिट्टी या रेगर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। कपासी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। आग्नेय चट्टान की जगह पे आपको बेसाल्ट चट्टान भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान का ही जो है फॉर्म है, ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा बीटी कॉटन, ये स्टेटमेंट में भी दिया गया था 2002 में, आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म था और ये पहला जीएम फसल है इंडिया का। और ये जीएम क्या होता है बता चुका था, डीएनए में ऐड किया जाता है किसी दूसरे फसल के जीन को, है ना। और ये बीटी कॉटन का क्या प्रॉपर्टीज था, तो भाई ये जो है ना वॉल वर्म से प्रोटेक्टेड रहता था, प्रतिरोध करता था वॉल वर्म को, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है, ठीक है। इनके अलावा चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और साथ ही साथ उपभोक्ता भी है। ये दूसरा सेकेंड नंबर के प्रोड्यूसर भी है और सेकेंड नंबर के कंज्यूमर भी है, ठीक है भाई, है ना। ये उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है दूसरे स्थान का। पहले स्थान का उत्पादक कौन है, चाइना है। अगर हम निर्यात के दृष्टिकोण से अपनी कपास उत्पादन क्षेत्र को देखें तो भारत यूएसए के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कपास का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। विश्व कपास निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.23% है ना। उत्पादन पूरे दुनिया का 24% है, लगभग 1/4, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में कपास उत्पादन करने वाले 3 शीर्ष राज्य जो है, ये पहले स्थान पे अब खसक करके महाराष्ट्र आ गया है, दूसरे स्थान पे चला गया है गुजरात और तीसरे स्थान पे है तेलंगाना। तो इसे ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा टाइम गुजरात ही फर्स्ट नंबर पे रहा करता है कपास के उत्पादन में, लेकिन अभी मामला बदल गया है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए बेकरार है। वो गाना सुने होंगे ना, दिल बेकरार था, है ना, तो ये वाला। इनके अलावा भैया सूती वस्त्र उद्योग भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं। ये जो है ना, ये अगर कहेगा भाई सरकारी सेक्टर में सबसे बड़ा नियोक्ता तब तो इंडियन रेलवे हो जाता है, लेकिन इससे इतर अगर इधर देखें तो ये सबसे ज्यादा आदमी को रोजगार देता है कॉटन सेक्टर, कृषि के बाद इंडिया में, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा कॉटन सेक्टर में मतलब वस्त्र उद्योग, है ना। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के फोर्ट क्लस्टर में लगाया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, असफल हो गया था। बाद में पहली सफल सूती वस्त्र का जो मिल है कोबस जी नाना के द्वारा 1854 बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया गया था। तो जैसा पूछता है वैसा आंसर देना है। अब एक पीएम मित्रा योजना कुछ एक दिन पहले ही आया था आपके बजट में, है ना। तो भाई पीएम मित्रा योजना जो है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, प्रधानमंत्री पीएम का, है ना। इनके अलावा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, है ना। भारत के वस्त्र टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित इस योजना के तहत 5 वर्षों में, यानी ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में घोषणा किया गया था और वित्तीय वर्ष 27-28 तक में 7 स्थानों पर विश्व स्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया था। कितने स्थान पे, 7 स्थान पे, ये डाटा से पूछा जाता है ना, इसे ध्यान रखना है। इनके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तैराकी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है पुरुषों की तैराकी 1896 में एथेंस में आयोजित पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनी। बिल्कुल सही है, ये तैराकी जो है पुरुष वाले फॉर्मेट का ये पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से ही हिस्सा रहा था, यानी इनिशियल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भाग था।
तो पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कैप्टन मैथ्यू वेब ने 1875 में इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो स्थित है इंग्लिश चैनल, उनको तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। मैं 100% ईडू कीटू पैटर्न जो अभी आपका एग्जामिनर एग्जाम कराता है टीसीएस के बाद, उनके अकॉर्डिंग उनके पैटर्न पे ही क्वेश्चन कराऊंगा। 100% स्टेटमेंट बेस्ड है ना। तो क्लास को वैल्यू दीजिए, कीमत समझिए इनकी, और पूरी तरीके से शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और एक आपका दोस्त किसी को 1499 का क्लास दिला दीजिए किसी टीचर का, और ये वाला कंटेंट मत देखने दीजिए, और दोनों मन से पढ़िए, आप जरूर पास हो जाएंगे। वो भी पास हो सकता है, लेकिन आप ऐसी बिल्कुल बात नहीं कि आप नहीं पास होंगे, आप फ्री में पास हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। देखिए उपयुक्त दोनों सत्य है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, ये तो बहुत पुरानी बात है और कई बार पूछे गए हैं, अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि कॉमन हो चुका है। मिहिर सेन है ना 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय और एशियाई जो है पुरुष थे। साथ ही साथ महिला में बात करेंगे तो आरती साहा जो नेक्स्ट ईयर यानी 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली एशियन है ना वुमेन बनी थी। तो ये एशिया के लिहाज से और इंडिया के लिहाज से। लेकिन अगर पूरे विश्व में सबसे पहले इंग्लिश चैनल को तैर के पार कौन किया था, तो आप कहेंगे कैप्टन मैथ्यू वेब ने किया था। ठीक है। महिलाओं की तैराकी को 1912 के ओलंपिक में शामिल किया गया। जैसा कि स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि भाई पुरुष के जो तैराकी है, इस प्रतियोगिता को पहला ओलंपिक जो 1896 में स्टार्ट हुआ था तो उनका हिस्सा रहा था। लेकिन जो महिला वाला तैराकी प्रतियोगिता है, इनको 1912 के ओलंपिक में शामिल किया गया था। ये शुरुआती ओलंपिक का इवेंट नहीं रहा था। तैराकी की जो शासी निकाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है या बॉडी होती है या संस्था होती है, उनको हम कहते हैं विश्व तैराकी संघ फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, जिसे हम फीना शॉर्ट में कहते हैं। अब इस फीना का नाम बदल गया है मेरे दोस्त। अब फीना का नाम 2022 से पड़ गया है ना वर्ल्ड एक्वाटिक्स। क्या नाम पड़ गया है? वर्ल्ड एक्वाटिक्स। इस संस्था का नाम बदल गया है, बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान रखेंगे भाई। फीफा का नाम बदल जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए। तो वैसा ही ये है, तैराकी के लिए फीफा है ये, और क्या है, तो इसका नाम बदल गया है। अब देखिए फीना का जो गठन हुआ था ये 1908 में हुआ था, इसका नाम बदल गया है 2022 में। अब फीना के जगह पे वर्ल्ड एक्वाटिक लिखा जाएगा। ठीक है। विश्व चैंपियनशिप तैराकी, अब इसके थोड़ा डायामीटर पे ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI करेंगे। डायामीटर से क्वेश्चन आता है। विश्व चैंपियनशिप तैराकी पूल जो है ये 50 मीटर लंबा होना चाहिए और 25 मीटर जो है चौड़ा होना चाहिए, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लेन में कम से कम 2.5 मीटर की जो है चौड़ाई होनी चाहिए। जो ये लेन होता है ना, ये बीच की गैप कम से कम 2.5 मीटर होना चाहिए, जिसमें जो है तैराक तैरेंगे। ठीक है भाई। तो ये लेन की जो है कम से कम 2.5 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। अगर फीट में बात करेंगे तो 8.2 फीट होगा। इसके अलावा न्यूनतम गहराई जो है 2 मीटर से अधिक होनी चाहिए। अगर ये लेन जो है ना, इसमें जल स्तर की जो गहराई है ना, 3D में तो मैं नहीं बना सकता, मान लो ये जल भरा हुआ है, तो ये गहरा कम से कम कितना होना चाहिए, तो ये गहरा होना चाहिए भैया मोर देन 2 मीटर। ये 10 मीटर भी हो सकता है, लेकिन 2 मीटर से कम गहरा नहीं हो सकता है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, ये न्यूनतम गहराई है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे डाटा। लेन की गहराई 2 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, ये ध्यान आपको रखना है। पहले 4 ओलंपिक खेल जो कराए गए, ये 4 ओलंपिक खेल के लिए उचित पुल की व्यवस्था नहीं थी, तो ये खुले पानी में कराए गए, जैसे सीन नदी में कराए गए, कई बार भूमध्य सागर में कराए गए ये तैराकी की प्रतियोगिता। ठीक है। तो पहले 4 ओलंपिक में जो तैराकी खेल का आयोजन मतलब ओलंपिक के खिलाड़ी जो भाग लिए तैराकी में, वो खुले पानी में तैराकी परफॉर्म किए। ठीक है। इसके अलावा 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार मानक 50 मीटर पूल का इस्तेमाल किया गया। जो आधुनिक स्टैंडर्ड है, पैमाना है, डायामीटर है आपके ओलंपिक पूल में, तो इसका जो अच्छे से पालन किया गया ये 1924 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें किया गया। एक मानक ओलंपिक स्विमिंग पूल में आधिकारिक तौर पर 10 लेन होते हैं। जो आपके एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो लेन की संख्या है ना, ये 10 होता है, और इसमें आपके नंबरिंग होते हैं 0 से 9 तक।
ठीक है। 0 से 9 तक अपन करेंगे तो 10 नंबरिंग हो जाएगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको अपन 8 मान लेते हैं और इसको अपन 9 मान लेते हैं। अब क्या होता है कि 8 होता है आपका मुख्य प्रतियोगिता लेन, ठीक है। 8 होता है आपका मुख्य प्रतियोगिता लेन, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है 8। और शुरू दोनों जो किनारे का एक एक लेन होता है, इसमें कोई भी खिलाड़ी अपनी दौड़ नहीं लगा रहा होता, यानी पहला है ना इधर से और पहला इधर से खाली छोड़ा जाता है, यानी 0 नंबर और 9 नंबर में कोई भी खिलाड़ी नहीं तैर रहा होता है, बाद बाकी 1 से लेके 8 तक में तैर रहा होता है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन अगर बाल का खाल निकाले तो एग्जामिनर निकाल सकता है कि ओलंपिक में इस्तेमाल होने वाली तैराकी पूल में 10 लेन होते हैं, निम्नलिखित में से कितने में तैराक तैर रहे होते हैं? तो 8 गो होगा, 2 गो जो है रेस्ट रखा जाता है दोनों किनारे का, ठीक है। फ्री स्टाइल तैराकी 50 मीटर में वर्तमान ओलंपिक रिकॉर्ड महिला और पुरुष का। देखिए तैराकी कई प्रकार के होते हैं, बेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, है ना, इसके अलावा और भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो फ्री स्टाइल तैराकी है उसमें 50 मीटर की जो रिकॉर्ड है महिला और पुरुष में वर्तमान समय तक, इनका नाम यहाँ पे है। पुरुष वर्ग में कालेब ड्रेसल, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में रिकॉर्ड बनाया था 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में। और महिला वर्ग में सारा जोरस्ट्रोम, ये 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है वहां पे रिकॉर्ड बनाई है। तो ये जो है सबसे कम टाइम में 50 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी को पूरा करने वाले महिला और पुरुष खिलाड़ी हो गया। यहाँ पे नोट करके लिखा है, अभी अभी मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया के एक तैराक का नाम है कैमरन मैकवाए, है ना, ये चाइना ओपन में 20.88 सेकेंड का समय निकालकर तैराकी 50 मीटर फ्री स्टाइल के इतिहास में सबसे तेज नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। पूरे दुनिया में अगर सबसे फास्ट 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में सबसे कम समय लेने का रिकॉर्ड वर्तमान समय तक किसके पास है? तो कैमरन मैकवाय। लेकिन ये ओलंपिक में नहीं है, ये चाइना ओपन होता है वहां पे तैराकी प्रतियोगिता, उसमें ये रिकॉर्ड कायम किया है। तो अगर किसी खेल के पार्टिकुलर बातों पर न ध्यान दिया जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए कि वर्तमान समय तक 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में सबसे कम समय लेने का रिकॉर्ड किसका है, तो इन्हीं का नाम हो जाएगा आपका कैमरन मैकवाय, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट, तैराकी के 4 अलग अलग स्ट्रोक यहाँ पे देखेंगे। बटरफ्लाई ये हार्ड वाली होती है, बैक स्ट्रोक पीठ के बल आपको तैरना होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल, और फ्री स्टाइल, ये 4 प्रकार के जो हैं आपके तैराकी के फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैंने कहा एक 50 मीटर वाला तैराकी की प्रतियोगिता, तो ये भी आपके फ्री स्टाइल कैडर में आता है। और जो सबसे लंबी दूरी की तैराकी प्रतियोगिता होती है वो होती है 1500 मीटर की, तो ये भी फ्री स्टाइल कैडर में ही आता है। कहने का मतलब है कि फ्री स्टाइल तैराकी की वह पार्टिकुलर पैटर्न है जिसमें सबसे कम दूरी की और सबसे अधिक दूरी की तैराकी प्रतियोगिता कराए जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा का ओलंपिक रिकॉर्ड देख लेते हैं पुरुष और महिला में। तो बॉबी फिंके ये पुरुष में 1500 मीटर तैराकी में सबसे कम समय लिया है, वर्तमान रिकॉर्ड होल्डर हैं। और लड़की में केटी लेडी की, ठीक है, ये दोनों यूएसए के हैं, महिला और पुरुष। अब तैराकी और भारत से जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट को रिलेट करते हैं, आइए। 14 साल की सबसे कम उम्र की जो इस बार अपने ओलंपिक में जो भी हमारे स्क्वाड गए थे 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए, उनमें सबसे कम उम्र की ये खिलाड़ी थी, 14 साल की थी मात्र। इनका नाम है दिनिधि देशिंधु, ये प्रमुख तैराक हैं भारत के। भारत के कुछ अन्य तैराक से जुड़े हुए खिलाड़ी को देखते हैं, जैसे अद्वैत पृष्ठ, संदीप सेजवाल, साजन प्रकाश, श्री हरि नटराजन, काफी पॉपुलर हैं ये। ऋषभ दास, ऋषभ पंत को तो जानते होंगे क्योंकि क्रिकेट खेलता है ना, बहुत भीड़ रहता है वहां पे, लेकिन ऋषभ दास को शायद आप नहीं जानते होंगे। आर्यन नेहरा, भाई आशीष नेहरा को आप जानते होंगे जो जीटी के कोच है वर्तमान में, लेकिन इन्हें नहीं जानते होंगे, तो इन्हें भी जानिए, ये नंबर दिलाएगा, वो सब कुछ होने दिलाएगा, ठीक है। आईपीएल क्यों देखते हो? देख लेते हैं, क्या मिलता है, क्या क्या पता, ठीक है। तो ऐसा मत करो मेरी जान, है ना। ये है माना पटेल, ये भी तैराकी से संबंधित है, तो ये कुछ खिलाड़ी का ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये जो है ना पैसिव कंज्यूमर मत बनिए, दुनिया जो कर रहा है वही अपने को करना है, पीछे रह जाओगे, है ना। कुछ नया रास्ता निकालो। दुनिया जब तक आईपीएल देख रहे हो आप तैयारी कर लो, एग्जाम में पास हो जाओगे। 78वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप जून 2025,
इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में कराया गया है। वीवीआई कर लेंगे, वीवीआई कर लेंगे। एक खिलाड़ी एक खेल कलिंगा स्टेडियम में होता है, 4 साल तक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। यह 78वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप है जो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम के अंदर जो है कराया गया एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स में। एक यहाँ पे 79 नंबर का जो अभी हुआ नहीं है, अभी 2025 में 78वें क्रमांक का ही हुआ था सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप। ये 2026 में 79 नंबर के होंगे और ये अहमदाबाद में जून 2026 में कराए जाएंगे। तो ये बिल्कुल करंट अफेयर वाला हो गया, आने वाला करंट अफेयर, अपकमिंग करंट अफेयर। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2025, दिव्यांग एथलीटों के लिए 25वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन ये हैदराबाद तेलंगाना में कराया गया है। भारत के लिए एशियाई खेल में पहला स्वर्ण पदक जो प्राप्त किए थे उनका नाम था सचिन नाग जी, और ये सचिन नाग जी इंडिया का तैराक थे, ठीक है भाई। एशियाई खेल का शुरुआत हुआ था 1951 दिल्ली से, और इंडिया में एशियाई खेल 2 बार हुआ है। एक बार 1951 में हुआ है जो फर्स्ट इवेंट था, शुरुआती संस्करण था। दूसरी बार इंडिया में दिल्ली में ही 1982 में हुआ, तो 2 बार हुआ है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। केरल की प्रसिद्ध बोट रेस बल्लम कली मुख्य रूप से पुनमदा झील, अल्फुजा और पंबा नदी में आयोजित किया जाता है ना, बल्लम कली। देखिए बल्लम कली जो है ना, ये किसी भी प्रकार के बोट रेस को केरल में कहा जा सकता है, समझ में आया कि नहीं। बल्लम कली है ना, क्योंकि इसका नाम में ही छुपा हुआ है बोट का खेल, ठीक है भाई। तो बल्लम कली मतलब कोई पार्टिकुलर खेल नहीं, कितने भी प्रकार की बोट रेस होती है उसको बल्लम कली कह देंगे, और ये केरला में होता है, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं मुख्य रूप से, पुनमदा झील, अल्फुजा में और पंबा नदी में होती है। एक आपका होता है कुमार कोम नौका रेस, है ना, ये पार्टिकुलर बल्लम कली का एक भाग है। मैंने जैसा कि अभी कहा कि भाई बल्लम कली ओवरऑल बोट रेस को कह देते हैं, लेकिन अगर आपको कुमार कोम नौका रेस पढ़ना हो, नेहरू बोट ट्रॉफी पढ़ना हो, तो ये सब ना पार्टिकुलर खेल इवेंट है, ठीक है। तो कुमार कोम नौका रेस ये वेम्बनाड झील में कराए जाते हैं और ओणम उत्सव के दौरान किया जाता है। इसमें छोटा बोट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इरुटु कुत्थी कहा जाता है, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। अभी मैंने क्या कहा कि भाई बल्लम कली जो है केरल के सामूहिक भाषा में नाव का दौर है ना, नाव का खेल है, जिसमें बल्लम का मतलब नाव होता है, बोट का मतलब नाव बोट होता है, और कली का मतलब खेल होता है। तो नाव के खेल को बल्लम कली कहते हैं। तो किसी भी प्रकार के नाव का खेल होने दो, चाहे नेहरू बोट रेसिंग होने दो, चाहे आपका कुमार कोम होने दो, है ना, तो उसे बल्लम कली कह देंगे। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर नाम के साथ लिखा है तो आपको फिर पार्टिकुलर जवाब देना होता है कि कहां पर होता है, ठीक है भाई। भारत में औद्योगिक नीति के इतिहास में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन का मालिकाना हक कोष्ठ में लिखा है ही पूरी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब आए दिन अभी जो समय चल रहा है इसमें रेलवे के भी कुछ पार्ट जो है, संचालन तो नहीं लेकिन कुछ काम में मदद प्राइवेट सेक्टर जरूर कर रहा है, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी मालिकाना हक जो है अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है, तो बिल्कुल सही है। परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड और रेलवे संचालन जो है पूरा मालिकाना हक रखता है सार्वजनिक क्षेत्र। इसके अलावा 1956 का औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखने के उद्देश्य से पहली औद्योगिक नीति 1948 की घोषणा तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। इसमें लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था तथा उद्योग धंधे को 4 श्रेणी में बांटा गया था। सभी डाटा को याद रखना, किसने पेश किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब? 1948 में। उद्योग धंधा कितने भाग में? 4 भाग में। मेन फोकस एरिया क्या था? लघु और कुटीर उद्योग। जैसे 5 ईयर प्लान पढ़ते हो ना, वैसे ही 5 ईयर प्लान को इसवी बैच पढ़ा दिया हूं, इसमें क्या क्या अच्छा हुआ से पढ़ा दिया हूं, है ना। और 5 ईयर प्लान के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी पढ़ा दिया हूं। हाँ, एक बात भूल गया हूं, अगर आप मेरी कोई सा भी कंटेंट लेते हैं तो टुडे एग्जाम का जो टॉपिक बैच आपको दिया जाता है, जिसमें 35+ टॉपिक को एक बढ़िया वे में कवर किया गया है, उसे पढ़ना ना भूलें। और जो मैं वहां पढ़ा दिया हूं क्लास में रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है।
इसके अलावा 1956 का औद्योगिक नीति, यह औद्योगिक नीति 1948 का संशोधित रूप है, यानी 1948 में जो औद्योगिक नीति बनाया गया इसी में मॉडिफिकेशन किया गया 56 में, है ना, इसीलिए इसका नाम है 1956 का औद्योगिक नीति। इसमें क्या हुआ, इसे सबसे पहले भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है या राज्य पूंजीवाद का बाइबल कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू मेन सूत्रधार रहे थे इस वाले औद्योगिक नीति के पीछे, है ना। और इसमें उद्योग धंधा को ना 3 भागों में बांटा गया, जो पहले 4 भागों में बांटा गया था, अब इसे संशोधित करके एक भाग शॉर्ट कर दिया गया और 3 भागों में बांटा गया। इसमें जो मेन फोकस्ड एरिया था, कुटीर और लघु उद्योग के महत्व पर जोर दिया गया, पहले के जैसा ही मिलता जुलता है, ठीक है। इनके अलावा 1991 की जो नई आर्थिक नीति है, ये काफी इंपोर्टेंट है। 1991 की नई आर्थिक नीति, है ना, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव साहब और वित्त मंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह साहब, है ना, इन्होंने एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधार पेश किए। इस नीति के द्वारा लाइसेंस राज की समाप्ति, विदेश नीति एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति इत्यादि चीजों पे जो है फोकस किया गया, सुविधा दिया गया, सुधार किया गया, ठीक है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला और देश आर्थिक मंदी से निकल के बाहर आया, है ना। पहले जो है बहुत ज्यादा कायदे कानून होते थे व्यापार बिजनेस करने के लिए, इसमें ढील दिया गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में केवल 2 क्षेत्र जैसे परमाणु क्षेत्र और इंडियन रेलवे ही जो है पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। इसके अलावा वर्तमान में केवल 4 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस जरूरत होती है, बिना लाइसेंस का आप जो है ये धंधा नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, निर्दिष्ट खतरनाक रसायन जो भी पेट्रोकेमिकल वगैरह होते हैं, औद्योगिक विस्फोटक इत्यादि, तंबाकू और कृत्रिम तंबाकू विकल्पों से बना जो भी उत्पाद होता है, इन सब की बिजनेस व्यापार करना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा। इनके अलावा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है ना, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, है ना, दोनों का जो है मिली जुली व्यवस्था हो, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए खेलों के संदर्भ में कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। संतोष ट्रॉफी का नाम सर मनमथा नाथ राय चौधरी के नाम पे रखा गया है, बिल्कुल सही है। संतोष ट्रॉफी 2025-26 का 79वां संस्करण के विजेता केरला है, उपविजेता को विजेता नहीं बनाना है, इसीलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकेंड जो है रॉन्ग हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। सबसे पहले तो बात ये, इनका नाम सर मनमथ राय चौधरी के नाम पे रखा गया है। इसकी शुरुआत 1941 में किया गया था। पहला मैच कोलकाता में खेला गया था। पहले सीजन के विजेता भी पश्चिम बंगाल रहे थे और उपविजेता दिल्ली रहे थे, ठीक है भाई। संतोष ट्रॉफी 25-26 जो क्रम में 79वां संस्करण होगा के विजेता सर्विसेज टीम है ना, और ये किन्हें हराए हैं तो केरला को, मतलब केरल उपविजेता है, सर्विसेज टीम विजेता है। लेटेस्ट वाले आपके संतोष ट्रॉफी 25-26 का फाइनल मैच जो है फरवरी 2026 में कहां पे खेला गया है, असम के ढकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियम में। अब कल होके उठा के पूछ दे भाई ढकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, तो तुम ठेकुआ खा लेना, अगर नहीं पढ़े हो तो, है ना। पढ़े रहोगे तो मस्त 2 नंबर ले लोगे, है ना। तो भाई क्या चाहते हो, नंबर लेना चाहते हो ना, तो पढ़ो, है ना। इसके अलावा 78वां संस्करण सीजन 2024-25 के विजेता पश्चिम बंगाल है। 78वां संस्करण, इससे बैक वाला बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, लेटेस्ट छोड़ के पिछला पूछ दे भाई। तो 2025-26 79वां संस्करण था जिनके विजेता सर्विसेज, उपविजेता केरला, असम में हुआ। 78वां संस्करण के विजेता रहे थे पश्चिम बंगाल, है ना, और उपविजेता रहे थे सेम वैसे ही केरला, ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपके पश्चिम बंगाल है उनकी 33वीं जीत रही थी 78वां संस्करण जीतने के बाद, और मैच हैदराबाद में जीएमसी बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेला गया था। डुरंड कप, अब ये अभी हमने बताया संतोष ट्रॉफी, अब डुरंड कप। डुरंड कप का नाम सन हेनरी मोर्टिमर डुरंड के नाम पे रखा गया है, जो अंग्रेज थे, है ना। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1988 शिमला से हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है डुरंड कप का पहला मैच कहाँ हुआ था, तो भाई शिमला बताना। डुरंड कप का 134वां संस्करण अगस्त 2025 में खेला गया। इसका खिताब नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा के। फाइनल मैच साल्ट लेक
है ना, स्टेडियम कोलकाता में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हॉकी से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफियां जैसे सुल्तान अजलन शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टेनली कप, ये सब हॉकी से जुड़ा हुआ प्रतियोगिता है, कप है। आगा खां कप हॉकी के खेल से संबंधित है, जबकि आगा खान गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। VVI कर लेंगे, ठीक है, इसे कंफ्यूज वाला पेयर में रखेंगे। आगा खां कप कहेगा तो हॉकी से, आगा खां गोल्ड लगा देगा तब कहेगा तो फुटबॉल से। बेल्जियम ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025 के फाइनल में भारत को 1-0 से हराकर अपना पहला खिताब जीता। फाइनल मैच मलेशिया के इपोह में हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अजलन शाह कप 2025 में भारत को कौन सा मेडल मिला, तो आप कौन सा मेडल दोगे ऐसे केस में? तो भाई हम ऐसे केस में सिल्वर मेडल देंगे, क्योंकि हम उप विजेता रहे हैं, रनर अप रहे हैं। गोल्ड तो ले गया बेल्जियम, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा रणजी ट्रॉफी। भाई रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुआ था और ये BCCI द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाली फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है, टेस्ट फॉर्मेट के जैसा। इसका नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर महाराणा रणजीत सिंह जी के नाम पे, जो ब्रिटिश भारत के लिए खेला करते थे, तो इनके नाम पे ही रखा गया है। 2024-25 सीजन का रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ है और केरला को हरा के जीता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। विदर्भ मतलब महाराष्ट्र का एक रीजन। इनके अलावा यहाँ पे नोट करके लिखा हूं, BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था। पहला अध्यक्ष रहा था RE ग्रैंट गोवन, वर्तमान अध्यक्ष है मिथुन मिन्हास जी और वर्तमान सचिव है देवजीत सैकिया जी, है ना। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कहेगा तो BCCI होगा, ध्यान रखिए। भारत में प्रचलित मंदिरों और मठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है छत्र हर्मिका के ऊपर लगा हुआ एक छाता के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न का प्रतीक माना जाता है। ये बिल्कुल सही बात है बौद्ध धर्म में। इसके अलावा द्रविड़ शैली में विमान एक पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर है जो गर्भगृह के ठीक ऊपर बनी मीनार या पर्वत जैसे संरचना होती है। ये भी सही है भाई, विमान, है ना, विमान, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। जो बौद्ध धर्म में आकार होते हैं वो हर्मिका के ऊपर एक छाता जैसे आकार होते हैं, जिसे जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का संकेत होता है। और द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाया जाता है उसपे गर्भगृह के ठीक ऊपर जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित एक पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे विमाना कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई, उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए एक एक चीज को समझ लेते हैं। स्तूपा क्या होता है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या टीला। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ टर्म है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक है। इसमें बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष, अस्थि, राख या भी जो भी उनके इंपोर्टेंस लेवल की कोई भी चीज हो तो उसको स्टोर करके रखा जाता है। यह समाधि, स्मारक या पवित्र प्रतीक स्थल होते हैं जो अर्ध गोलाकार संरचना है जिसके चारों ओर परिक्रमा पथ या मेढ़ी होता है। इसे हम बौद्ध धर्म में स्तूप कहते हैं। हर्मिका क्या होता है? यह स्तूप के गुंबद के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक चौकोर बार या छज्जे जैसे संरचना होता है। हर्मिका को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है ना। अब तीसरा, ये भाई स्तूप से जुड़ा हुआ एक टर्म हो गया हर्मिका। क्यों? अब आपको पता चल गया कि ये जो हर्मिका है ये स्तूप का ही भाग होता है, ऊपरी भाग, है ना, ऊपरी हिस्से पे पाया जाता है। छत्र क्या होता है? अब हर्मिका के भी ऊपर एक छाता जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं जो बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न का प्रतीक माना जाता है, उसे हम छत्र कहते हैं। चैत्य क्या होता है? ये बौद्धों के पूजा स्थल या प्रार्थना कक्ष होते हैं जिसे हम चैत्य कहते हैं, चैत्य मंडप, सुने ना। इनके अलावा विहार, विहार क्या होता है? बौद्धों के निवास स्थान को ही विहार कहते हैं। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्तूप, मठ और गुफा के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन धम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सांची का महान स्तूप, ये कहाँ पे है? MP के अंदर है। कौन बनाया था? राजा अशोक के समय बनवाया गया था। भरहूत स्तूप, ये सतना मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ढमेक स्तूप, ये उत्तर प्रदेश सारनाथ के पास स्थित है ना। कहीं कहीं बनारस भी लिखा रहता है। चौखंडी स्तूप, ये सारनाथ बनारस में स्थित है। इनके अलावा जो आपका पिपराहवा स्तूप है ये भी उत्तर प्रदेश में है, पिपराहवा स्तूप। केसरिया स्तूप ये बिहार में है और ये सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। इनके अलावा
थटकोल्डा बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ स्तूप के फॉर्म में हमने आपको बताया कि कहाँ पे कौन से इंपोर्टेंट जो है जगह है। इसके अलावा मठ के फॉर्म में बताता हूं, हेमिस मठ ये लद्दाख में है, करदांग मठ ये आपके लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में है, नांग्याल मठ ये धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में ही है, और इसी नांग्याल मठ में जो है दलाई लामा निवास करते हैं परिसर में, ठीक है। ताबो मठ स्पीति घाटी लाहौल और स्पीति ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। रुमटेक मठ सिक्किम में है, पेमांगसे मठ सिक्किम में है, तवांग मठ और उर्लेंग मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, नामद्रोलिंग मठ ये कर्नाटक में है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मठे हैं जिनका आपको जगह ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गुफा के फॉर्म में आते हैं। बराबर का गुफा ये बिहार में है भैया, बराबर का गुफा है ना। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा ये दोनों के दोनों ही जो है बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एलोरा की गुफा जो है ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ये तीनों धर्म को रिलेट करता है, जबकि अजंता की गुफा टोटली आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है भाई। इनके अलावा कार्ला ये भी महाराष्ट्र में, यहाँ भी बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलेंगे, सभी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें 34 गुफाएं हैं और इसमें कितना कितना है सब बता चुके हैं। तो यहाँ पे नोट करके मैंने फिर से आपको बताने का काम किया है, आप कंफ्यूज नहीं होना। जो टीचर आपको नोट करके नहीं लिखाता है समझ लेना एग्जाम में गलती करने के लिए तुम्हें छुट्टा छोड़ रहा है कि तुम फिर अगले साल कोर्स खरीदो मेरा, ठीक है भाई। क्योंकि गलती होने की चांस रहता ही रहता है, बहुत सारे चीज का एक्सेप्शनल रहता है, वो बताना बहुत जरूरी है। जैसे अभी अभी आपने देखा ना एक गोल्ड आगा खां कप और आगा खां गोल्ड कप, इतना क्लोज मामला है कि बच्चे को अगर पहले से पता ना हो तो एग्जाम में पक्का हॉकी ही लगा के आ जाएगा, है ना। बोलेगा 19-20 का फर्क दिख रहा है लेकिन उसमें 30 हो जाएगा, है ना, दिक्कत है। आइए दलाई लामा, दलाई लामा 1959 ये भी नोट करके लिखा है। मैं भारत आया था और यहीं पे रहने लगा तब से। और ये कहाँ पे रह रहे हैं अभी अभी मैंने बताया था, ये कौन से मठ में रहते हैं, नामग्याल मठ धर्मशाला में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। देखिए एक इंडिया में कला है ग्रीको बौद्ध, है ना, इंडो यूनानी कला इसे कहते हैं। ये भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, ग्रीको बौद्ध लिखा है। इनके अलावा नागर शैली, ये उत्तर भारत में जो भी मंदिरें बनाई जाती है इसमें मोस्ट ऑफ द मंदिर जो है ये नागर शैली के अंतर्गत ही बनाया जाता है ना। ये शैली का विस्तार आपको हिमालय से विंध्य पर्वतमाला के बीच विकसित हुई है, ऐसा देखने को मिलेगा। इसकी पहचान ऊंचे घुमावदार शिखर होते हैं, ऊंचे चबूतरे जगती जिस पे मंदिर का जो है बिल्डिंग बनाया जाता है, गर्भगृह मंडप होते हैं, है ना, ये सब ध्यान रखना है। इसमें गोपुरम नहीं होता है, ये द्रविड़ शैली से सबसे बड़ा अंतर जो है इसमें गोपुरम नहीं होता है। द्रविड़ शैली में गोपुरम भी होता है। गोपुरम क्या होता है आगे बताओ। नागर शैली में बने मंदिर का उदाहरण कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर परिसर में, क्योंकि खजुराहो कोई मंदिर नहीं, ये मंदिर परिसर है खजुराहो, तो खजुराहो मंदिर परिसर में जो है सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो ये है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर। इसे ध्यान रखेंगे। कौन बनाया था खजुराहो मंदिर को, तो खजुराहो मंदिर को बनाने का काम किया था चंदेल शासक, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले पॉइंट पे। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की प्राचीन हिंदू वास्तुकला शैली है। यह मुख्य रूप से कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में विकसित हुई है। इस शैली को पल्लव, चोल, पांड, विजयनगर राजाओं यानी जो भी साउथ के नरेश हुए, है ना, उन सब का जो है संरक्षण प्राप्त है द्रविड़ शैली को। इसीलिए साउथ इंडिया के ज्यादातर मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। द्रविड़ शैली में बने मंदिर का उदाहरण बृहदेश्वर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो तंजावुर तमिलनाडु में है, जिसे चोल राजा राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु के विशाल गोपुरम, महाबली के रथ मंदिर जो पल्लव बनाए थे, है ना, रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, ये सभी के सभी जो है द्रविड़ियन स्टाइल का उदाहरण है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बेसर का नाम भी आपने सुना होगा, है ना, बेसर का नाम, बेसर एक प्रकार का जो है शैली है। तो जब द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए किसी स्ट्रक्चर, मंदिर, बिल्डिंग में, तो आप कहेंगे भैया ये बेसर स्टाइल में बना हुआ है। जो खजुराहो का मंदिर है बच्चे अभी सोच रहे होंगे, वो नागर शैली में मैंने बताया है। नागर के साथ साथ ये नागर शैली का जो उपशैली है पंचायतन, उसका भी इस्तेमाल किया गया है खजुराहो के मंदिर के लिए।
गर्भगृह, गर्भगृह क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ गर्भ है ना, गर्भ है ना। यह मुख्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती है। शिखर या विमान, शिखर रहेगा तो नागर शैली की बात हो रही है, विमान रहेगा तो द्रविड़ शैली की बात हो रही है। दोनों का अर्थ समान है। गर्भगृह के ठीक ऊपर बनी ऊंची मीनार या पर्वत जैसी संरचना नागर शैली में इसे शिखर और द्रविड़ शैली में इसे विमान कहा जाता है। मंडप क्या है भाई, मंडप मंदिर में प्रवेश द्वार और गर्भगृह के बीच के स्तंभों वाला एक हॉल या कक्ष होता है, जहां भक्तों को इकट्ठा होने, प्रार्थना करने, कीर्तन करने और धार्मिक नृत्य संगीत जो है पेश करने की जगह होता है। गोपुरम क्या होता है, गोपुरम सिर्फ द्रविड़ स्टाइल के मंदिर में ही पाए जाते हैं। ये जो है एक भव्य प्रवेश द्वार, एक गलियारा होता है। आमलक क्या होता है, शिखर के शीर्ष पे, अभी मैंने कहा मंदिर के ऊपरी भाग में एक शिखर होता है, नागर शैली में और द्रविड़ शैली में विमान कहते हैं उसी चीज को। तो उसके ऊपरी भाग पे जो एक कलश होता है और कलश के ऊपरी भाग पे धारदार पत्थर की डिस्क होती है जिसे हम आमलक कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, तो मंदिर के चारों ओर, गर्भगृह के चारों ओर है ना, घूमने की जो जगह होती है परिक्रमा करने की, उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा संचालित कृषि पर आधारित विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में वर्षा आधारित कृषि कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 60% है। देश में कृषि अर्थव्यवस्था का कुल खाद्यान्न में महत्वपूर्ण योगदान देता है ना, सही है भाई, 40% योगदान देता है। और वर्षा आधारित खेती इंडिया में कुल की जाने वाली खेती के संदर्भ में 60% की जाती है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन नमसा की शुरुआत 2019-20 में हुआ था। दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है भाई। अब आइए क्यों गलत है, यहाँ देखते। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन नमसा भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू किया गया था, जो टिकाऊ खेती है ना, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य और वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देता है। ये कैसे ये सब को अचीव करता है, आगे जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इनके अलावा वर्तमान समय तक भारत में वर्षा आधारित कृषि खाद्यान्न उत्पादन में 40% का योगदान देता है। और वर्षा आधारित कुल कितने खेती किए जाते हैं बोए जाने वाली खेती के संदर्भ में, तो 60%, ठीक है भाई। परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसकी शुरुआत 2015-16 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रासायनिक मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल जैविक खेती को बढ़ावा देना है। यह सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक हिस्सा है। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई जो नमसा था है ना, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन नमसा, ये 2014-15 में जो है आते हैं। इसका मेन लक्ष्य है किसानों के लिए एक सुदृढ़ खेती व्यवस्था को सुनिश्चित करना, जिसमें रसायन का यूज कम हो, पानी की बचत हो, मृदा अपरदन रुके, मृदा स्वस्थ रहे, ये सब चीज देखने के लिए लाया गया था। तो इसमें जो है एक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम भी इसी के थ्रू चलाया जाता है, ठीक है भाई। अच्छे से सिंचाई करके है ना, उस मृदा स्वस्थ रखने की क्या क्या तकनीक हो सकते हैं भाई, रसायन का यूज कम करो, तकनीक जो है फव्वारा विधि से सिंचाई करो है ना, डायरेक्ट पानी मत डालो जिससे इरोशन वगैरह हो सकते हैं है ना। तो ये सब एक ही नमसा के थ्रू जो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन भी चलता है और ये योजना भी चलता है, ठीक है भाई। ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें किस प्रकार से अचीव करते हैं, रासायनिक मुक्त मतलब कम रसायन का प्रयोग करना, पर्यावरण के अनुकूल जैविक खेती है ना। इसके अलावा और नीचे दिखाते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम कृषि प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उनका प्रसार करने के लिए वर्ष 2011 में जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार नामक एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया। ये एक बिल्कुल अलग है, जो ऊपर वाली आपने 2-3 बुलेट के सामने का जो चीज पढ़ा है उससे अलग है। ये इंडियन कृषि अनुसंधान परिषद का मटेरियल है। 2011 में जलवायु परिवर्तन से निपटान हेतु सक्षम कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार NICRA नामक कार्यक्रम चलाया था।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे डीआरडीओ बहुत पुराना कोई चीज चलाया होगा, नाबार्ड बहुत पुराना कोई चीज चलाया होगा, वो भी एग्जाम में आने के लिए बेकरार होता है। तो उसी में से ये आईसीएआर के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है जो 2011 में ही चलाया गया था, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा इंडिया का जो है टेम्परेचर इस साल कहीं कहीं 49 डिग्री भी राजस्थान की किसी किसी जगह पे नोट किया गया है। तो आप समझ सकते हो किस लेवल से जलवायु परिवर्तन हो रही है ना। इसके अलावा जो है हमारा मिष्टी योजना एक यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। मिष्टी योजना क्या है भाई, जो मैनग्रोव होती है उनके संरक्षण वाली यह योजना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2023 में शुरू किया गया था। यह एक 5 वर्षीय कार्यक्रम है 23 से 28, जिसका उद्देश्य भारत के कोस्टलाइन और खारे पानी के मैदानों पर मैनग्रोव वनों का जो है ना, संरक्षण करना, पुनः रोपण करना इत्यादि। ठीक है, अब मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है भाई, ज्वारीय वन भी कहा जाता है, ज्वारीय वन भी कहा जाता है मैनग्रोव वन को। भारत में सबसे बड़ा मैनग्रोव एरिया कौन सा है, सुंदरवन का, है ना। सुंदरवन का जो एरिया है, सुंदरवन का जो एरिया है, सुंदरवन डेल्टाई एरिया, ये भारत में सबसे बड़ा मैनग्रोव है एक जगह। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यहाँ के पेड़ पौधे जो है ज्यादातर हिस्सा इनके जल में डूबे होते हैं, दलदल वाली जमीन होते हैं, कोस्टल लाइन में पाई जाने वाली चीज है मैनग्रोव, है ना। इनके अलावा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दिए गए लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नृत्य पंथी सतनामी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। पंथी सुआ, ठीक है, सतनामी प्रदाय, ठीक है भाई, घासीदास, ठीक है भाई, है ना, पहला सही है। दूसरा है, सत्रिया नृत्य 2000 में महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक शंकर देव द्वारा स्थापित किया गया था। ये गलत है, लेकिन क्यों गलत कर दिया मैंने इसे, हाँ सही है भाई। सत्रिया नृत्य को ना क्लासिकल डांस का दर्जा 2000 में मिला था, ना कि सत्रिया नृत्य 2000 में फाउंड या अस्तित्व में आया था। ठीक है भाई, तो इसी कारण ये गलत हो गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकेंड जो है रॉन्ग है, पहला सही है। अगर सत्रिया नृत्य के आगे से मैं 2000 सिर्फ मिटा दूं ना, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। सत्रिया नृत्य का पहले फंड किया गया होगा, बाद में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया होगा। तो जो क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया वो 2000 ईस्वी में दिया गया, इसका मतलब पहले से फंड किया गया होगा, है ना। तो फंड तो जरूर शंकर देव साहब की है, लेकिन 2000 ईस्वी से पहले, बहुत पहले। ठीक है भाई, तो इसीलिए सेकेंड गलत है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जो गुरु घासीदास के अनुयायी, जो उनके फ्लोर हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय के बीच एकता का प्रतीक है, जो सामाजिक सद्भाव, सत्य और समानता को प्रेरित करता है। अब आया सतनामी संप्रदाय, इसके जो फाउंडर हैं गुरु घासीदास जी है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इनको 2024 में देश के जो है टाइगर रिजर्व के रूप में एक दर्जा दे दिया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, टाइगर रिजर्व है ये गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। इनके अलावा डंडा नृत्य या डंडारी नृत्य, ये भी छत्तीसगढ़ में किया जाता है। विभिन्न जनजातीय समुदाय जैसे कुरुख, उराव इत्यादि भाग लेते हैं। इसमें कबीर के भजनों को जो है ना, डंडे या लाठियों को टकराकर नृत्य के माध्यम से समानता और भाईचारे का संदेश देता है। आपके डंडा नृत्य या डंडारी नृत्य यहाँ पे इस्तेमाल होगा कबीर के। तो अगर इसको इनाई फॉर्म में पूछे तो कबीर के अनुयायी द्वारा करी जाती है। सुबा नृत्य छत्तीसगढ़, यह भक्ति परंपरा से प्रेरित है। यह गोंड और बैगा समुदाय के महिलाओं के द्वारा मिट्टी के तोता, जो सुआ का शाब्दिक अर्थ होता है, के टोकरी में रखकर वृत्त बनाकर नृत्य करती है। यह नृत्य जो है दीपावली से पहले ही स्टार्ट होती है, लेकिन दीपावली के अवसर पे ये खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पे शिव पार्वती गौरा गौरी विवाह जो है इसी नृत्य के दौरान परफॉर्म किया जाता है। ठीक है भाई, इनके अलावा सत्रिया नृत्य, यह 15वीं शताब्दी में खोज किया गया था, है ना। असम के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जैसे कि मैंने कहा 2000 ईस्वी में मिला था संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, और ये सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस भी है, सबसे न्यू है 8 में, है ना, जो मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन पर आधारित है। और इनके फाउंडर महान वैष्णव संत, कवि और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव जी हैं। यह असम का शास्त्रीय नृत्य तथा सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य भी है ना, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। 13 ताली नृत्य ये आपके राजस्थान के हैं। अगर राजस्थान ऑप्शन में ना हो 13 ताली के केस में, तो एमपी आंसर लगा देंगे अगर ऑप्शन में ना हो। ठीक है भाई, 13 ताली नृत्य राजस्थान, यह नृत्य जो मुख्य रूप से कांवड़ जनजाति
जाति के महिलाओं के द्वारा की जाती है। इस नृत्य में क्या किया जाता है कि जो महिलाएं हैं अपने अंगों पे 13 मजीरे बांध लेते हैं और मजीरों को पीटते हुए ही नृत्य किया जाता है बैठकर। ये काफी हार्ड नृत्य मानी जाती है। यह लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित है, इसे ध्यान रखेंगे। सिद्धि धमाल नृत्य, इसे जो है पूर्वी अफ्रीका का उपज माना जाता है। सिद्धि धमाल नृत्य को जो है पूर्वी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका का उपज माना जाता है ना, ईस्ट अफ्रीका का, ठीक है। और ये जो है गुजरात में, इंडिया में वर्तमान समय में परफॉर्म किया जाता है सिद्धि समुदाय के द्वारा, है ना। उर्स के अवसर पे इस नृत्य का अपना एक अलग ही मजा है, इसे ध्यान रखेंगे। उर्स एक त्योहार है। इनके अलावा गौरीय समुदाय, गौरीय नृत्य, पश्चिम बंगाल, यह चैतन्य महाप्रभु से प्रचारित गौरीय वैष्णव मत पे आधारित आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें कीर्तन और नृत्य के माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं की जो है प्रकट किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो वर्तमान नदिया जिले में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। इनके अलावा गर्दी नृत्य, ये पदुचेरी का नृत्य है जिसमें रामायण को जो है एज मतलब क्या बोलते हैं भाई, मुख्य रोल में यूज किया जाता है, रामायण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। इनके अलावा नेक्स्ट है हमारा विभिन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में दिए गए कथन पर विचार करके सही उत्तर का पता लगाइए, ठीक है। हिंद महासागर, कितने टाइम हो गए, जरा मैं टाइम देख लूं, एक सेकंड, कहाँ से पता चलता है ये टाइम भाई, एक सेकंड, 50 मिनट हो गई, ठीक है। हाँ, पहला स्टेटमेंट है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS के वर्तमान अध्यक्ष भारत है, बिल्कुल सही है, अभी अभी मिला है, थाईलैंड से हमने प्राप्त किया है। स्टेटमेंट 2 है वायु शक्ति 2026 अभ्यास का अवलोकन फरवरी 2026 राजस्थान की जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज से किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है ना। ये आपके वायु जो होने वाली वायुसेना की वार्षिक अभ्यास है। दस्तलिक का अर्थ होता है मित्रता, है ना। 2025 पुणे में हुआ था ये वाला आपका दस्तलिक। इसके अलावा अप्रैल 2026 में ये आपके उज्बेकिस्तान में संपन्न कराए गए हैं। जो आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, अगर दो देश के बीच वाला है और वार्षिक है तो अल्टरनेटिव होता है, एक बार इंडिया में होगा, एक बार जिस देश के साथ है उसमें होगा, ऐसा चलता रहता है। तो 25 में पुणे में हुआ था और इस 2026 में उज्बेकिस्तान में हुआ। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025, इस अभ्यास का 8वां संस्करण जून से जुलाई 25 में फ्रांस के ला कैवेलरी क्षेत्र में आयोजित किया गया। फरवरी 2026 राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 का अवलोकन किया गया। इनके अलावा भारतीय अमेरिका के संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण 2026 हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित, है ना, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू किया गया। इससे पहले यह अभ्यास नवंबर 2024 अमेरिका के इडाहो स्थित आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। मतलब ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार होता है। 2026 में हुआ, इसके बाद सीधे 2028 में होगा। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास, ये वार्षिक रूप से होता है, जिसका नाम गरुड़ शक्ति है, 2025 में हुआ था। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही हुआ था। देखिए यहाँ पे 26 वाला वज्र प्रहार जो अमेरिका के साथ होता है, ये भी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, ये भी वार्षिक होता है। तो 25 वाला गरुड़ शक्ति जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एकोवेरिन, ये भी वार्षिक है, का 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ था। दिवेही भाषा में एकोवेरिन का अर्थ होता है मित्र, जैसे दस्तलिक का भी अर्थ होता था मित्र, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2009 में हुई रही। इसका अगला संस्करण 2026 मालदीव में होना है। बोला ना अल्टरनेट होता है अगर बाइनियल है तो। इनके अलावा एनुअल है तो। मालदीव में दिवेही भाषा बोली जाती है, ये ध्यान रखना। सबसे छोटू एशियाई कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। इनके अलावा भारत और जापान के थल सेनाओं के बीच में आयोजित होने वाली वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में फरवरी मार्च 2026 में हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में आयोजित होने वाली द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है नवंबर 2025 में। भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक एनुअल संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर
खंजर किसके है? भारत और किर्गिस्तान का 13वां संस्करण 2026 में फरवरी महीना में मिसामारी असम में हुआ है। भारत और थाईलैंड के थल सेना के बीच आयोजित होने वाली वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण उमरोई मेघालय भारत में हुआ है। ठीक है, सितंबर 2025 में। क्या होता है ना कि जब भारत में होता है ना तो ज्यादा इंपोर्टेंट मतलब इंपोर्टेंसी रखती है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है भाई। इनके अलावा यहाँ पे समुद्री अभ्यास IONS-IMEXTTX 2026, बहुत बड़ा नाम है ना। ये हिंद महासागर के देशों का जो है आसपास बसे देश या जो इनके सदस्य हैं उनके बीच होने वाली यह जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये दूसरे से कैसे डिफरेंट है आइए बात करते हैं। यह एक सिमुलेटेड कंप्यूटरीकृत वर्क है। जैसे दूसरे संयुक्त अभ्यास में क्या होता था, इनका भी सेना आ गया, इनका भी सेना आ गया और फिर जो है परफॉर्म किया, है ना। लेकिन इस वाले में क्या होता है, ये फिजिकल नहीं होता, ये कंप्यूटरीकृत वर्क है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्लान बनाने वाले हैं भविष्य के लिए। इस प्रकार का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें कई सारे देशों के जो है प्रतिनिधि आते हैं और इस तरह मतलब प्लान में बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये काल्पनिक समुद्री खतरे जैसे पैरेसी हो गया, अवैध तस्करी हो गया, आपदा वगैरह हो गया, इन संकट से निपटने के लिए रणनीतियां और योजनाएं बनाई जाती है। मार्च 2026 में समानवीय कल्याण केंद्र दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि केरल में इस प्रकार की जो है अभ्यास संपन्न हुआ है। इसमें अभ्यास में भारत सहित हिंद महासागर क्षेत्र के 12 सदस्य देश भाग लेते हैं। लेते नहीं लिखो यहाँ पे, लिए हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जितने सदस्य हैं सभी भाग लेना जरूरी है इस मतलब इस अभ्यास में। ठीक है भाई। अब देखिए IONS क्या होता है, इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, है ना। IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये इसके फुल फॉर्म लिख दिए हैं मैंने। नोट, भारत ने 2026-28 चक्र के लिए IONS की अध्यक्षता चेयरपर्सनशिप संभाली है। यह अध्यक्षता हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की प्रमुख 9वां सम्मेलन जो फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था, वहां पर थाईलैंड के नौसेना से प्राप्त किया है। इस बैठक में सदस्य देश, पर्यवेक्षक और हिंद महासागर के अन्य तटीय देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 33 देशों के नौसेना प्रमुख भाग लिए थे। अब क्या समझे, देखिए अभी जो है भारत IONS की अध्यक्ष है, तो इससे पहले कौन थे, थाईलैंड। कब लिए ये अध्यक्षता, फरवरी 2026 में अपने अंदर कर लिया अध्यक्षता। कहां पे इसकी बैठक हुई थी, विशाखापत्तनम में। टोटल मिला के पर्यवेक्षक सदस्य सब मिला के कितने देश पार्टिसिपेट किए थे, तो 33 देश पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चीज फिर खंडन कर रहा हूं नोट करके, इस बैठक में फिलीपींस को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया, दर्जा दिया गया, तो ये करंट अफेयर का जलता हुआ क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरा, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में वर्तमान समय तक कितने सदस्य देश हैं, तो 25। पर्यवेक्षक देश कितने हो गया, तो 9 था और एगो फिलीपींस आ गया, तो 10। इसकी स्थापना कब हुआ, 2008 में। प्रथम अध्यक्ष कौन रहा था, 2008 से 10 तक भारत रहा था। तो इंडिया को 16 साल के बाद फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। काफी ज्यादा हिट करेगा ये, है ना। जिस प्रकार से अभी गर्मी हीट बढ़ा रही है उसी प्रकार से यहाँ भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये जो है एक और क्वेश्चन है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, है ना, तो टाइम मुझे काफी लग जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे स्किप करना चाहूंगा। बाद बाकी जो बच्चे इसकी कंटेंट लेंगे तो PDF में तो ये क्वेश्चन और रहेंगे ही रहेंगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें। और जो आपके चाहने वाले हैं या फिर आप जिसे चाहते हैं कि सफल हो जाए मेरे साथ साथ वो बच्चे भी, तो उन्हें शेयर जरूर करें। ये कंटेंट नहीं, ये एग्जाम में पास होने की काला चिट्ठा है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। बहुत ही रिसर्च करने के बाद सप्ताह में 2 या 3 क्लास करा पाता हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू समझे और हमारी मेहनत के लिए पढ़े। सफल होंगे तो आपका घर परिवार में खुशी आएगी, और उससे भी ज्यादा मुझे खुशी होगा कि मेरा मेहनत कहीं ना कहीं काम आया, जिसमें आपकी खुशी का मैं कारण बन पाया। और क्या चाहिए मुझे आपसे जी, है ना। तो पढ़िए बढ़िया और सफल बनिए, नाम रोशन कीजिए घर परिवार देश संसार का। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। कोई सा भी कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक के थ्रू WhatsApp पे जाइए। इस सीरीज जो अभी आप देख रहे हैं इसके कॉस्ट है मात्र 75 रुपए। बताइए 75 रुपये में एक नोटबुक आता है, और अगर नोटबुक आप ले भी लिए तो एक क्लास का अगर कंटेंट आप लिखेंगे तो आधा से ज्यादा भर जाएगा जी, अगर ठीक से आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपका ही फायदा है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद रिवीजन करना जरूरी होता है, मैं तो यही कहूंगा। बाद बाकी आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।